हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न टेट एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं एवं आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 800 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज करने जा रहे हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? तो इसमें शिक्षकों को 45 घंटे की अनिवार्यता बोली गई है कि शिक्षक को 45 घंटे अनिवार्य कार्य करना ही चाहिए। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा C को D और D को C लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो इसको हम डिस्लेक्सिया या एक बीमारी होती है। इसमें बच्चा C को D और D को C पठन संबंधित विकार के अंतर्गत इसे रखा जाता है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों को विशेष शिक्षा, सांकेतिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशित शिक्षा का प्रावधान है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों को तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना या बच्चों में संवेगात्मक विकास करना। तो इसमें बच्चों में तार्किक चिंतन व समस्या समाधान योग्यता का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई होना या अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। तो मानसिक मंदता के अंतर्गत यह नहीं आता कि अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना, ये सभी ऊपर वाले आते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान है। तो हमने पढ़ा था कि समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों को पढ़ाया जाता है। रिक्त स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली बच्चों में क्या नहीं होना चाहिए? रचनात्मक विचार यह होना चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता यह भी होना चाहिए, जिज्ञासा यह भी होना चाहिए, दूसरों के साथ झगड़ना यह प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित? तो हमने पढ़ा था कि डिस्लेक्सिया एक विकार होता है जो पठन से संबंधित है। इसमें बच्चा C को D या D को C जैसे पढ़ता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। तो इनको अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप उसे क्या करेंगे? उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। हम यह करेंगे कि वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के साथ दोषों, कमियों की रिक्तियाँ के प्रति सजगता, यह विशेषता किस प्रकार के बालक में होती है? प्रतिभाशाली बालक में, सामान्य बालकों में, उपरोक्त में या सृजनशील बालकों में? तो यह विशेषता सृजनशील बालकों की होती है। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? स्वतंत्र पाठ को तैयार करने में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिका में या स्वतंत्र अध्ययन में? तो वह स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि रहने से रोकते हैं? भावना व मनोभाव, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य या प्रयोजन या संस्कृति व प्रशिक्षण? तो बाह्य कारक में संस्कृति व प्रशिक्षण आएगा। पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व असामाजित हो, या ये सभी? तो इसमें पिछड़े बालक में ये सभी विशेषता होगी। एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया एक पढ़ने की अक्षमता होती है। साइजोइक वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो इसमें प्रतिभाशाली बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, बुद्धि वाले बालक भी आते हैं, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं, इसलिए ये सभी इसका आंसर होगा। अपराधी बालक कौन है? जो असामाजिक कार्य करता है, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल लाते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक के अंतर्गत जो असामाजिक कार्य करते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को डिस्ग्राफिया होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं।
एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं। निम्न में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित है? तो पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चों को से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अधिगम योग्यता नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, तो वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण। तो इसमें से यह तीसरा ऑप्शन सही होगा, वातावरण अभिप्रेरणा के कारण। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना, एक लंबे समय के लिए निष्कर्ष रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इसमें यह पहला ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। गतिक कौशल में अधिगम में नियोग्यता कहलाती है। तो गतिक कौशल को डिस्लेक्सिया के अंतर्गत रखा जाता है। अधिगम नियोग्यता है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, जरूरी नहीं कि यह कार्य पद्धति की हानि करे, या एक चर अवस्था है। तो अधिगम नियोग्यता एक चर अवस्था होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी मूल रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापन द्वारा मार्गदर्शन करना, सहकारी अधिगम व पीयर टूरिंग करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। अधिगम की योग्यता का एक लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार या अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम की योग्यता अवधान संबंधी बाधा विकार है। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो मानसिक विकारों का नहीं होना, व्यक्तिगत विकारों से मुक्ति, उपरोक्त सभी, या पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देश। तो इसमें पूर्ण अभिव्यक्ति एवं संगीकरण, सामान्य लक्षणों की निर्देश, यह आंसर सही होगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो गिलफोर्ड ने इसका प्रयोग सृजनात्मकता के क्षेत्र में किया है। शारीरिक नियोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग रक्षा तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तो इसमें अति कल्पना इसका आंसर होगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या यह सभी। तो सृजनशील के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग लेना चाहिए। इरफान खिलौने को तोड़ता है उसके पूर्वजों को देखने के लिए, उसके पूर्वजों को देखने के लिए, तो उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, उसे समझेंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसका सबसे सही आंसर होगा कि उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। दूसरा वाला आंसर इसमें सही होगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो सृजनात्मकता के अंतर्गत मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, तो वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? उसे विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्ष से अलग होना करना चाहिए, उसकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए सीखना चाहिए। तो इसका यह वाला आंसर सही होगा कि उसे विशिष्ट अध्ययन के लिए उन्हें समकक्ष से अलग करना चाहिए। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बुद्धिमान है, जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य, जो पार्श्व चिंतन समस्या समाधान में अच्छा है, जो ड्राइंग पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन या समस्या समाधान में अच्छा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक प्रथम आवश्यक है। यह कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नियतांक व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इसका तीसरा ऑप्शन ही सही होगा कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रित प्रयोजन योजना है के उद्देश्य में निःशक्त बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। विशेष विद्यालयों में
या ब्लाइंड लीपिंग एसोसिएशन के विद्यालयों में या नियमित विद्यालयों में, तो इसमें नियमित विद्यालयों में उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। निम्न में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन या अनुशासन। तो सृजनशीलता, अनुशासन इसमें नहीं आएगा। जन्म के समय लगी चोट, पूर्ण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो इसको जन्म के समय लगी चोट को हम जैविक मंदता के अंतर्गत रखते हैं। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिसेफिक्टिक हाइपर ऑर्डर या ऑटिज्म। तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता को डिसलेक्सिया के अंतर्गत ही रखा जाता है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपलब्ध है? तो श्रवण बाधित ब्रेल लिपि यंत्र या सभी। तो इसमें इसका आंसर नहीं दे रखा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ झगड़ना या लड़ना, अभिव्यक्ति में अंगूठा पर कौतूहल। तो प्रतिभाशाली का संकेत क्या नहीं होता? दूसरों के साथ लड़ना। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण की अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षण में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करें। अगर आपको यह क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं और कमेंट करें कि आगे के क्वेश्चन भी हमें पढ़ना है। धन्यवाद।